1979 रशिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी पपेट कम्युनिस्ट सरकार बचाने के लिए इन्वेड करता है। यह लड़ाई इस्लामिस्ट रिबेलियन मिलिटेंट उग्रवादियों की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर दोबारा पूर्णतया स्ट्रिक्ट इस्लामिक लाइफस्टाइल और शरिया कानून लागू करने की थी। लेकिन इस जंग में एक नाम ऐसा था जिसका मकसद ना अफगानिस्तान और ना रशिया था। दुनिया सच में हिलने वाली थी, वो नाम ओसामा बिन लादेन था। एक मिनट, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचा कैसे? अब आप हिलने वाले हैं। लेट 40s का समय था, ऑयल सुपर पावर थी और सबसे ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट के अंदर था। अमेरिका सीधा सऊदी अरब रॉयल फैमिली के पास पहुंचता है, मंजूरी मिलती है और तेल निकलना शुरू हो जाता है। अब सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के अंदर और अमेरिका दुनिया के अंदर सुप्रीम पावर बन रहा था। यही कोशिश रशिया ने ईरान के साथ मिलकर शुरू करी, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटिश की मदद से ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहां अपना एक पपेट डिक्टेटर स्थापित कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरब रॉयल फैमिली के साथ साथ एक शख्स और था जो इस पूरे तेल व्यापार से सबसे ज्यादा अमीर हो रहा था। उसका नाम था मोहम्मद। सऊदी अरब में अमेरिका के लिए ऑयल फैक्ट्रीज और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। उसी समय इजराइल एक नया स्टेट बना था और इजराइल अमेरिका की मदद से अरब के देशों से युद्ध लड़ रहा था। गल्फ रीजन में अमेरिका के इस बढ़ते इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट को देखकर केवल रॉयल फैमिली को छोड़कर अब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के खिलाफ होने लगा। मोहम्मद जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उसका एक लड़का भी इस बगावत पर उतर गया। मैं बताना भूल गया था कि मोहम्मद का पूरा नाम मोहम्मद बिन लादेन और उसके लड़के का नाम ओसामा बिन लादेन था। अब ओसामा बिन लादेन का केवल एक ही मकसद था कि मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न पावर्स को खत्म करना। चूंकि अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध ज्यादा मजबूत थे और ओसामा के पास कोई ताकतवर संगठित संगठन नहीं था और उसी समय रशिया अफगानिस्तान पर इन्वेड कर रहा था, जो ना ही अमेरिका को पसंद था, ना सऊदी अरब को, ना अफगानिस्तान के रिबेलियन ग्रुप्स को और ना ही ओसामा बिन लादेन को। अब यह दुनिया एक वैश्विक आतंकवाद देखने वाली थी, क्योंकि बिन लादेन पहले रशिया और उसके बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खत्म करने अफगानिस्तान पहुंच चुका था। मुजाहिदीन और बाकी रिबेलियन ग्रुप्स के साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन ने रशिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा देखते हुए अमेरिका और सऊदी ने इन धार्मिक उन्मादी उग्रवादियों को बेइंतहा पैसा, बम, हथियार वो सब मुहैया कराया, जिससे रशिया अफगानिस्तान के अंदर हार सके। 10 साल लंबे युद्ध के बाद आखिरकार रशिया अफगानिस्तान छोड़ देता और अफगानिस्तान 2 आतंकवादी संगठनों को जन्म देता है। एक तालिबान जो अफगानिस्तान पर अपना कानून चाहता था, दूसरा बिन लादेन का अल-कायदा जो अमेरिका को खत्म करना चाहता था। इसी दौरान मिडिल ईस्ट के अंदर 2 और बड़े वाकया हुए। एक ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन की वजह से फाइनली अमेरिकन पपेट डिक्टेटर को हटाकर अपना एक रिलीजियस नेता चुन लेता है। अब यहाँ से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के एंटाई हो जाते हैं। दूसरा, इराक, सद्दाम हुसैन कुवैत पर इन्वेड करता है, जिसके ऊपर एयरलिफ्ट मूवी बनी है। कुवैत की बॉर्डर मिलती है सऊदी अरब से, लेकिन सऊदी अरब यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि सद्दाम हुसैन, जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी थी, वो कुवैत पर कब्जा करे। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब की तरफ से सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ना चाहता था, जिससे वो सऊदी अरब रॉयल फैमिली का विश्वास जीत सके। लेकिन सऊदी सीधा अमेरिका से मदद मांगता है और अमेरिका कुछ ही दिन के अंदर सद्दाम को कुवैत से भगा देता है और साथ ही ओसामा बिन लादेन सऊदी छोड़ देता। कुछ साल बाद 11 सितंबर 2001 अमेरिका न्यूयॉर्क शहर की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग पर 2 हवाई जहाज आकर घुस जाते हैं। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन अल-कायदा ने करा था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने कसम खाई कि वो दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर देगा। Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. लेकिन वास्तव में अब दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलने वाला था, क्योंकि अमेरिका तभी 2001 में अफगानिस्तान पहुंचकर तालिबान और अल-कायदा को तबाह कर देता। लेकिन 9/11 हमले के बाद जो इज्जत और रुतबा अमेरिका ने विश्व के अंदर खो दिया था, वो अफगानिस्तान के इन छोटे आतंकवादी संगठनों को खत्म करके पूरा नहीं होना था। अब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बड़ा चाहिए था और वो बड़ा इराक,
सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह और एक कट्टर इस्लामिस्ट शासक था। खासकर कुर्द कम्युनिटी के खिलाफ जो उसने ताबड़तोड़ हमले करे, अमेरिका को बस यही चाहिए था। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि सद्दाम हुसैन के संबंध अलकायदा के साथ है और सद्दाम के पास WMD बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी है। यह काम इतनी जल्दी में करा गया कि 9/11 हमले के ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2002 जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन को सरेंडर करने के लिए बोल देता। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. कुछ बड़ा चाहिए था और वो बड़ा सद्दाम हुसैन था। पूरी दुनिया को लाइव टेलीकास्ट पर वो फांसी दिखाई गई, लेकिन वो WMD हथियार कहाँ थे वो किसी को पता नहीं चला। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी थी इराक के पास, लेकिन सद्दाम के मरने के बाद अमेरिका ने पूरे सैनिक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। अब एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग लिए लाखों धार्मिक कट्टर उग्रवादी सैनिक घर बैठे हुए इराक के अंदर अमेरिका, सऊदी, ईरान जैसे देशों द्वारा ये तबाही देख रहे थे। बदला लेने के लिए खासकर अमेरिका से इन्हीं उग्रवादियों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे और बाद में यही ग्रुप्स एक बड़े और सबसे ताकत आतंकवादी संगठन में बदल गया और उस संगठन का नाम था ISIS। ISIS में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक तो समझ आता है, लेकिन इसके अंदर सीरिया कहाँ से आया? इराक की तरह ही सीरिया के अंदर तानाशाही थी, लेकिन सीरिया एक सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और वहाँ का प्रेसिडेंट बशर अल असद एक एलावाइट शिया मुस्लिम है और यही पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ सीरिया की लड़ाई है। ISIS एक सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वहीं सीरिया की कुर्द कम्युनिटी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहती है। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट पर बशर अल असद हमला करा देता है, जिससे ISIS कुर्द कम्युनिटी और सीरिया के बाकी मिलिटेंट रिबेलियन के खिलाफ असद अकेला पड़ जाता। अब सीरिया में एंट्री होती है शिया पावर हाउस सेंटर ईरान की। ईरान असद के साथ मिलकर इन तीनों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू करता। लेकिन जहां ईरान हो और वहां सऊदी अरब ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? सऊदी अरब ने टर्की के हवाले अब पैसों से इन मिलिटेंट रिबेलियंस की मदद करनी शुरू करी, जिससे वो ईरान को काउंटर कर सके और तभी लेबनान से एक और शिया इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला असद और ईरान को ज्वाइन कर लेता। इसके जवाब में सऊदी अब जॉर्डन के हवाले मदद करना शुरू करता है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि असद अपने लोगों पर केमिकल वेपन्स का प्रयोग कर देता। जो मौका अमेरिका को चाहिए था वो मिल गया। ओबामा असद को सरेंडर करने को बोलता है और तभी इस पूरे प्रोग्राम में सबसे बड़ा की प्लेयर एंट्री करता है रशिया। A resolution at the UN Security Council requiring Assad to give up his chemical weapons and to ultimately destroy them under international control. रशिया ये अनाउंस करता है कि असद अपने WMD सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका का प्राइम टारगेट बशर अल असद कम और ISIS ज्यादा था। अब अमेरिका सीधे तौर पर कुर्द कम्युनिटी को ISIS से लड़ने के लिए हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू करता और तभी रशिया ईरान के साथ मिलकर असद की मदद करने सीरिया आ जाता। साल 2015 अचानक से अमेरिका के हथियार बहुत तेजी से बिकने शुरू हो गए और वो हथियार खरीदने वाला देश था सऊदी अरब। ये हथियार सीरिया या इराक के लिए नहीं थे, बल्कि ये हथियार यमन देश के लिए थे। यमन एक सुन्नी बहुसंख्यक देश है, लेकिन हौतीस जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है वो ईरान की मदद से यमन के अंदर अपना शासन शुरू कर देता। पहली बार सऊदी खुद से डायरेक्टली यमन के ऊपर हमला करता है और वो हमला केवल लोगों के ऊपर नहीं होते, हॉस्पिटल्स, बाजार, स्कूल, कब्रिस्तान सब चीथड़े उड़ा दिए। सऊदी अरब अमेरिका और टर्की की मदद से यमन के अंदर जबरदस्त तबाही करता है और उधर हौतीस ईरान की मदद से यमन के अंदर अपना कब्जा कायम करता। ये अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन इन सब लड़ाई का क्या नतीजा हुआ? लाखों लोग मारे गए, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई और अमेरिका अपना काम निकाल कर निकल लिया। सऊदी अरब अमीर और ज्यादा अमीर हो गया और ईरान जो कभी अकेला था आज उतना ही ताकतवर बन सऊदी अरब एंड नेटवर्क के खिलाफ खड़ा हो गया। ये मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम देशों के बीच शिया सुन्नी मुसलमानों की मजहबी लड़ाई दुनिया
दुनिया को ISIS, अल-कायदा और उसके सब ग्रुप्स और भारत को लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद आतंकवाद की नाजायज पैदाइश दे गई। भारत के आज़ाद होने से एक साल पहले 1946 प्रोविंशियल प्रांतीय चुनाव हुए। उन चुनाव में मुस्लिम लीग को जीत मिली और यह निश्चित हो गया कि मुसलमान अपना एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। 1947 धर्म की बुनियाद पर भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बन गया। अभी बंटवारा सही से हुआ भी नहीं था कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और वजह थी कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि बंटवारे का मतलब जहां मुसलमान वहीं पाकिस्तान है। तभी ऑन द स्पॉट भारत ने पाकिस्तान को समझा दिया कि कश्मीर किसका है और हमेशा किसका रहेगा। 1971 एक बार फिर पाकिस्तान भारत से उलझ गया और इस बार बांग्लादेश बन गया। अब पाकिस्तान को केवल दो चीज चाहिए थी, एक पैसा, बहुत सारा पैसा, दूसरा हथियार। पैसा और हथियार केवल दो देशों के पास था, सऊदी अरब और अमेरिका को चाहिए था कि अफगानिस्तान में रशिया से लड़ने के लिए कोई देश उसकी मदद करे और वो देश बना पाकिस्तान। लड़कों की छटाई शुरू हो गई, सऊदी के फंड से नए मदरसे खुलने लगे, जिहाद पनपने लगा, मुजाहिदीन तैयार हो गए और ट्रेनिंग अपने चरम पर पहुंच गई। 1989 अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान मिलकर अफगान जिहाद की लड़ाई जीत जाते हैं और अब मिशन शुरू होता है कश्मीर जिहाद। लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जिहादी आतंकवादी संगठन बनाए गए। कश्मीर चलो, कश्मीर जिहाद का नारा बुलंद हुआ और ठीक एक साल के अंदर 19 जनवरी 1990 एक आवाज पूरे कश्मीर में गूंजती है कि हिंदुओं अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी माँ, बहन, बेटी, बहुएं हमारे पास छोड़ कश्मीर से चले जाओ। अक्टूबर 9, 2015 तालिबान 15 साल की एक बच्ची मलाला को गोली मार देता है क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। आज वही मलाला स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। 14 अप्रैल 2014 बोको हराम नाइजीरिया में कुछ 250 बच्चियों का किडनैप कर लेता है। उसके बाद दुनिया में जो बवंडर मचा वो शायद इतिहास में पहली बार हुआ था। 19 जनवरी 1990 कश्मीर, वो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी, घर थी अपने माँ बाप के साथ। लेकिन अगर आज भी उन गलियों में कान लगाकर सुनोगे, चीख रही थी। वो हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में, लेकिन सब शांत थे, कोई कुछ नहीं बोला। आप भी भागेंगे क्या? यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू। इसके बाद कश्मीर कैसे आतंकवाद का हॉट स्पॉट बना, आतंकी हमलों पर भारत का क्या जवाब रहा और इस लड़ाई में कौन कौन से देश हमारे साथ रहे अब तक, ये सारी कहानी केवल इसलिए बताई गई है, पहला कि आज किसी देश की औकात नहीं है कि भारत को उसके कश्मीर मुद्दे पर ज्ञान दे सके। दूसरा, आज का भारत एक आजाद भारत है, ना कि तुर्की ओटोमन साम्राज्य के समय खिलाफत आंदोलन वाला भारत। यहाँ किसी इंसान के अपने निजी धर्म से पहले उसकी राष्ट्रीयता भारत आती है, जिन्होंने धर्म को अपने देश से पहले माना और चुना है। 7-8 देशों के हालात बता चुका हूँ, जरूरत पड़ी तो बाकियों के भी बता दूंगा। तीसरा और आखिरी जिसने मुझे इस विषय को वीडियो बनाने पर मजबूर करा, 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। एक ऐसी ही सोच आजादी से पहले पनपनी शुरू हुई थी। उस सोच को लगता था कि हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में मुसलमान कमजोर महसूस करेगा। मुसलमान जुड़े, जीते और अपना एक अलग हिस्सा बना लिया। बंटवारा 1947 को हुआ था और संविधान 1950 में बना। अगर कोई बुजुर्ग मिले या घर में हो तो पूछना, उन 3 साल तक इस देश का मुसलमान सह सुरक्षित, जिंदा और खुशहाल संविधान की वजह से रहा या इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की वजह से। आपने उस समय भी उस सोच का विरोध नहीं करा और आज एक बार फिर वही सोच चेहरा बदल आपके खून में घुसने को तैयार है और आप आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से आऊंगा इस विषय को पूरा और खत्म करना।
मेरी ताकत आप और मेरा ये छोटा सा परिवार द टॉक शो है। आपकी ये सपोर्ट क्या कर सकती है, मुझे क्या ताकत दे सकती है, इसका उदाहरण मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। मैं इस काम को, इस मिशन को आपके साथ मिलकर ऐसे ही जारी रख सकूँ तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरा ये काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना सब कुछ? सब हाँ, देखिए बादल आ जाएगा, रुक जाए एक सेकंड।